मैम आज हमने डिटर्मिनेंट्स नहीं पढ़ने। जी वो डिटर्मिनेंट्स नहीं पढ़ने जो आपने सेंड किए थे। डिटर्मिनेंट भी पढ़ना है और ये भी पढ़ना है, देखते हैं जितना हो सकता है। ये सर मैं लास्ट चैप्टर का एक ही टॉपिक रह गया, मैं इसको कंप्लीट करके फिर डिटर्मिनेंट पर जाएंगे। मैम ये ओके फर्स्ट चैप्टर है ये टॉपिक। ये फर्स्ट चैप्टर का, हाँ चलें ठीक हो गया। इसको कंप्लीट पहले कर लेते हैं फिर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। कैनोनिकल और नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, ये लास्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का। अगर ए हमारे पास कोई सा भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, एक ऑर्डर कैसा है, m रोज है और n कॉलम्स हैं, ठीक है। इफ a इज अ नॉन जीरो m क्रॉस n मैट्रिक्स, then it is equivalent to a m cross n matrix T, where D क्या चीज होगी, यहाँ पर हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर D एक मैट्रिक्स ही है, D का ऑर्डर सेम होगा जो कि A का ऑर्डर है, A का ऑर्डर m क्रॉस n है तो D का ऑर्डर भी m क्रॉस n ही होगा। पहली चीज क्या है कि यहाँ पर हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अलावा बाकी सारी टर्म्स किसके बराबर हो, जीरो के बराबर, ठीक है। आइडेंटिटी किसी भी ऑर्डर की आ सकती है, 2 ऑर्डर की, 3 ऑर्डर की, ठीक है। अगर मैट्रिक्स ज्यादा बड़ा है तो 4 ऑर्डर की, इससे मैक्सिमम और नहीं आएगी, ठीक। 3 ऑर्डर भी मैक्सिमम ही है, आपके जितने सवाल है उसके अंदर। यहाँ पर एक ऑर्डर किसी भी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए और बाकी आइडेंटिटी के अलावा बाकी सारी टर्म्स को जीरो के बराबर होना चाहिए, ठीक है। द मैट्रिक्स T is called the canonical form or normal form of the matrix A. B मैट्रिक्स क्या कहलाता है, कैनोनिकल या फिर नॉर्मल फॉर्म ऑफ द गिवन मैट्रिक्स A। अब इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होगा, ठीक है। एक तो चीज है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स था A, उसका ऑर्डर m क्रॉस n है, उसको हम सॉल्व करेंगे, किस तरह इक्विवेलेंट करेंगे। इक्विवेलेंट का लफ्ज जब भी आएगा मैट्रिसेस के अंदर तो इसका मतलब है कि या तो आपने रो ऑपरेशन करना होगा या फिर कॉलम ऑपरेशन करना होगा, तभी इक्विवेलेंट का साइन आता है, ठीक है। इक्विवेलेंट रो या कॉलम ऑपरेशन करने से हमारे पास एक मैट्रिक्स D आ जाएगा और D की कंडीशन क्या है कि यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा हो और उसके अलावा बाकी कोई भी जीरो, जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी जीरो के बराबर होनी चाहिए। ये तो हो गई बात के नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है कि इन रिड्यूसिंग मैट्रिक्स A इनटू कैनोनिकल फॉर्म, मैट्रिक्स A को कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 आइडेंटिटी मैट्रिसेस लेने होंगे, ठीक है। अब वो 2 आइडेंटिटी मैट्रिसेस कौन कौन से किस तरह से लेने हैं, जितनी हमारे पास मैट्रिक्स A में रोज हैं, ठीक है, जितनी हमारे पास मैट्रिक्स A में रोज हैं तो रो ऑपरेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, m ऑर्डर की आइडेंटिटी लेनी होगी, ठीक है। मैट्रिक्स A में जितनी हमारे पास रोज हैं उतने ही ऑर्डर की एक आइडेंटिटी लेनी होगी सिर्फ रो ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है। इसी तरह से एक और आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना होगा, वो किस हिसाब से हम लेंगे कि मैट्रिक्स A में जितने कॉलम्स हैं, जैसे इस वक्त हमारे पास मैट्रिक्स A में कॉलम्स की तादाद है n, ठीक है, तो उसी ऑर्डर का n ऑर्डर का हम एक और आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। कैनोनिकल फॉर्म बनाने के लिए हमें 2 आइडेंटिटी मैट्रिसेस चाहिए, एक चाहिए कौन सा, जिसमें हमारे पास A की जितनी रोज हैं उतने ऑर्डर का रो ऑपरेशन करने के लिए, और A में जितने कॉलम्स हैं उतने ही ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए A का कॉलम ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है।
कॉलम ऑपरेशन और रो ऑपरेशन दोनों साथ साथ इसमें हमने लेकर चलने हैं। जहाँ पर कॉलम ऑपरेशन की जरूरत होगी वहाँ कॉलम करेंगे, जहाँ पर रो की होगी वहाँ पर रो कर देंगे। अब क्या होगा, ए मैट्रिक्स को कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, ए तो इसमें हमारे पास कोई भी है मैट्रिक्स है, उसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो हम ऑपरेशन लगाएंगे, रो ऑपरेशन लगाएंगे, तो आइडेंटिटी कौन सी, एम ऑर्डर वाली में चेंज आता जाएगा। जो ऑपरेशन हम ए मैट्रिक्स पर करेंगे रो ऑपरेशन, वही ऑपरेशन हम किस पर करेंगे, एम ऑर्डर की जो आइडेंटिटी है उसके ऊपर करेंगे, ठीक है। तो वो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा उसमें चेंज आती जाएगी, ठीक। जब ये चेंज आती जाएगी तो एक नया मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा, उस मैट्रिक्स को हम नाम दे देते हैं यहाँ पर पी का, ठीक। यहाँ से देख लेते हैं, we consider two identity matrices IM and IN, then each row operation performed on A is also applied on identity of order M, and each column operation on A also applied on identity कौन सी, ऑर्डर n की, क्योंकि कॉलम्स के लिए हमने n ऑर्डर की आइडेंटिटी ली हुई है। When we obtain the canonical form of A as a result of these row and column operation, IM reduce हो जाएगा किसमें, P में, and IN reduce हो जाएगा Q में। The matrices P and Q are non-singular and satisfy the condition। क्या condition satisfy करेंगे कि P एक ऐसा मैट्रिक्स है जो आइडेंटिटी IM से हमारे पास आया है, ठीक है, उसको आप A के साथ मल्टीप्लाई करें, A हमारा गिवन मैट्रिक्स है, Q एक ऐसा मैट्रिक्स है जो आइडेंटिटी कौन सी, IN के साथ हमारे पास आया है, इन तीनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास D मैट्रिक्स आना चाहिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं एग्जांपल के साथ। Reduce the matrix in canonical or normal form. Also find the non-singular matrices P and Q where A is given. ठीक है, एक मैट्रिक्स A गिवन है, इस वक्त ये मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, रो की तादाद कॉलम की तादाद दोनों इक्वल है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, रो के लिए भी 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी लिया, ठीक है, 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी। इसी तरह से कॉलम ऑपरेशन करने के लिए भी 2 ऑर्डर की ही आइडेंटिटी इस वक्त लेनी पड़ेगी, क्योंकि रोज और कॉलम दोनों ही हमारे पास 2 हैं, ठीक है। ए मैट्रिक्स लिखा, रो ऑपरेशन के लिए एक आइडेंटिटी ले ली ऑर्डर 2 की, इसी तरह से कॉलम ऑपरेशन के लिए हमने एक और आइडेंटिटी ले ली ऑर्डर 2 की, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, इस मैट्रिक्स A को कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करना है। कैनोनिकल फॉर्म के लिए चेंज करने के लिए हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिटी आनी चाहिए, ऑर्डर इस वक्त 2 है, मैक्सिमम आइडेंटिटी 2 ऑर्डर की आ सकती है, और ये भी हो सकता है कि सिर्फ यहाँ पर एक एलिमेंट आ जाए 1 और बाकी सारे किस तरह हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, ठीक है। कैनोनिकल फॉर्म में इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है, हमारे पास 2 चॉइसेस आएंगी, 2 पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं। एक ये है, यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं, एक हमारे पास इस तरह से है, क्योंकि इसको D में कन्वर्ट करना है, D कैनोनिकल फॉर्म में होना चाहिए एक मैट्रिक्स। क्या कंडीशन थी D की, D की कंडीशन है कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, ठीक है, IR आइडेंटिटी के लिए शो कर देते हैं IR, और यहाँ पर क्या हो 0, और यहाँ पर भी क्या हो 0, और यहाँ पर भी क्या हो 0, ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज 0 के बराबर हो। अब चूंकि ये 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसलिए या तो हमारे पास 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी आ सकती है, ठीक है, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन करके, या तो 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी आ जाएगी, यहाँ पर आएगा 1 0 और यहाँ पर आएगा 0 1, ठीक है। या एक और कंडीशन भी हो सकती है, वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये होगी कि दूसरी पॉसिबल क्या है कि यहाँ पर सिर्फ एक एलिमेंट 1 आए, क्योंकि 1 एक आइडेंटिटी है ऑर्डर 1 की, ठीक है। अगर सिर्फ 1 आता है तो इसका मतलब है कि ये ऑर्डर 1 की आइडेंटिटी है, इसके अलावा ये 0 हो सकता है, इसके अलावा ये 0 हो सकता है, इसके अलावा ये 0 हो सकता है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सी आइडेंटिटी हमारे पास आती है, या तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा D या फिर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों में से किसी में भी कन्वर्ट हो जाए तो इसका मैम आप जो लिख रही है मैं नजर नहीं आ रहा।
ये कैनोनिकल फॉर्म जी। आप जो लिख रही है मैं नजर तो नहीं आ रहा। क्यों नहीं नजर आ रहा? यार वो आप जूम आउट करो ना, आपने जूम इन किया होगा। सॉरी 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 वो सॉरी मैम एक सॉरी साइड। चले, इन दोनों में से कोई सी भी आइडेंटिटी जो है वो हमारे पास आ सकती है। या तो यहाँ पर एलिमेंट वन हो सकता है, ठीक है, सिर्फ वन, क्योंकि ये वन ऑर्डर की आइडेंटिटी है और ये सारे जीरो हो जाए, या फिर टू ऑर्डर की ही हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए। इन दोनों में से कोई सा भी पॉसिबल आंसर आ सकता है, ठीक है। अब ये ए हो गया, ये रो ऑपरेशन के लिए हो गया, ये कॉलम ऑपरेशन के लिए हो गया। मैंने आपको बता दिया कि रो ऑपरेशन के लिए आपने वो आइडेंटिटी लेनी है जितनी हमारे पास रोज की तादाद है। चूंकि इस वक्त 2 है इसलिए 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी ली जाएगी। कॉलम के लिए आइडेंटिटी भी 2 ही ली जाएगी, क्योंकि इस वक्त हमारे पास 2 ही कॉलम है, ठीक। अब हमने इसको चेंज करना है। सबसे पहली बात कि आइडेंटिटी बनाने के लिए हमारे पास पहले नंबर पर यहाँ पर 1 आना चाहिए, ठीक है। इस नंबर को 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहली रो को सेकंड रो पर ले आएंगे और सेकंड को फर्स्ट पर ले जाएंगे। मतलब कि रोज को इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। कैसे कि R12 लिखा, पहली रो की जगह हमने सेकंड रो लिख दी, 1 2 2 1। अब ये ऑपरेशन चूंकि हमने रोज के ऊपर किया है, इसलिए सिर्फ इस वाले मैट्रिक्स के ऊपर चेंज आएगा, कॉलम के ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ रो ऑपरेशन के लिए ये वाला मैट्रिक्स है। इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड और सेकंड रो को फर्स्ट बना देंगे। सेकंड कॉलम सेम रहा क्योंकि हमने इस वक्त अभी रो ऑपरेशन किया है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पर 0 आना चाहिए, ठीक है। पहला, अगर ये 1 है, आइडेंटिटी बनाने के लिए ये एलिमेंट किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर, ठीक है। तो 0 के बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा कि R2 में से माइनस करना होगा 2R1, ठीक है। R2 माइनस 2R1, R2 पहले लिखा इसलिए शो हो रहा है कि हमने चेंज किस में लेकर आना है, सेकेंड रो के अंदर। तो R2 माइनस 2R1 से ये वाला नंबर 0 बन जाता है, इसमें चेंज आता है, ये -3 बन जाता है। फर्स्ट रो सेम रही। इसी तरह से रो ऑपरेशन इसके ऊपर भी अप्लाई होगा, यही वाला R2 माइनस 2R1। ये करने से यहाँ पर वैल्यू आती है 1 और यहाँ पर वैल्यू आती है -2। अगेन ये वाला सेकेंड मैट्रिक्स सेम रहा क्योंकि ये कॉलम ऑपरेशन के लिए है, ठीक है। अब देखें, अब आपकी चॉइस है, आपने इसको आइडेंटिटी में चेंज करना है, या तो रो ऑपरेशन के साथ करते जाएं या कॉलम के साथ करते जाएं, जो आपको ज्यादा बेहतर लगे। अब देखें ये कॉलम के ऊपर आ रहा है, ठीक है। इस 2 को 0 होना चाहिए, यहाँ पर 1 मौजूद है। इस 1 से हम इस 2 को 0 कर सकते हैं, ठीक है। कॉलम ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कहाँ तक रो ऑपरेशन है कहाँ तक कॉलम है। जिस चैप्टर पे चाहें आप कॉलम ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये 1 है, इस 1 के साथ हम इस 2 को 0 बना देंगे। कैसे, चेंज लेकर आना है C2 के अंदर, ठीक है। तो C2 में से माइनस कर देंगे 2C1, C2 में से माइनस किया 2C1, तो इस पूरे कॉलम में चेंज आया, ये आ गया 0 और ये आ गया -3। अब चूंकि कॉलम ऑपरेशन किया है तो इस वाले मैट्रिक्स में सेकंड में चेंज आएगा, इसके ऊपर कॉलम ऑपरेशन होगा, यही वाला जो अभी हमने किया है। 1 0 है, इसका सेकंड कॉलम चेंज हो जाएगा -2 8, ठीक है। कॉलम ऑपरेशन करने से अपना माइक कॉलम ऑपरेशन करने से इसके अंदर चेंजेस आ जाएगी, -2 and 1। अब एक स्टेप रह गया, ये आइडेंटिटी बन रही है 1 0 0, लेकिन यहाँ पर एक रह गया कि यहाँ पर 1 आना चाहिए, ठीक है। इसको 1 बनाने के लिए हमने क्या किया, -1/3 R2, पूरी रो को हमने R2 के साथ पूरी R2 को हमने क्या किया, 1/3 -3 के साथ डिवाइड कर दिया, ठीक है। या तो आप कॉलम को भी डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि कॉलम C2 को भी -3 के साथ इस वक्त डिवाइड किया जा सकता है। और हम क्या कर सकते हैं कि रो को भी डिवाइड कर सकते हैं। अब आपकी अपनी चॉइस होगी कि आपने किस टर्म को डिवाइड करना है, कॉलम को या फिर रो को। इस वक्त मैंने रो R2 को, मैम एक ऑपरेशन कर सकते हैं। हाँ, एक ही ऑपरेशन करना है, इसको बस 1 बनाना है,
कॉलम से भी कर सकते हैं, रो से भी कर सकते हैं। नहीं अगर मैम, आप मतलब ये पूरा क्वेश्चन हम ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है तो हम एक ऑपरेशन यूज करके भी बना सकते हैं इसको। एक ऑपरेशन से अगर हो सकता है, रो से हो सकता है, तो रो से कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दोनों दोनों चॉइसेस है ओके मैम। और दोनों ऑपरेशन आप लगा सकते हैं, रो कर सकते हैं, कॉलम कर सकते हैं। जबकि अभी तक हमने पढ़ा था कि अगर आप रो इक्विवेलेंट कर रहे हैं तो सिर्फ रो ऑपरेशन ही, एक दफा आपने रो ऑपरेशन शुरू कर लिया तो रो ऑपरेशन के साथ ही सारा सवाल सॉल्व किया जाएगा। कॉलम ऑपरेशन है तो सिर्फ कॉलम ऑपरेशन के साथ ही आप सारा सवाल सॉल्व करेंगे। कैनोनिकल फॉर्म एक वाहिद ऐसी फॉर्म है जिसके अंदर आप दोनों मेथड लगा सकते हैं, रो के लिए भी और कॉलम के लिए भी। ठीक है, इस वक्त मैंने R2 मैम को डिवाइड कर दिया -3 के साथ, 1001 आ गया, यहाँ से भी आ क्वेश्चन था। जाएगा -1/3, ये हो जाएगा 2/3 और ये हमारे पास मैट्रिक्स सेम रहा। कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैट्रिक्स आया D, D की वैल्यू कितनी है 1001, ये आ गया मैट्रिक्स P। ठीक है, इस मैट्रिक्स को नाम दे दिया P का, और ये जो लास्ट वाला मैट्रिक्स है इसको आप नाम दे दें Q। D, P एंड Q, हमारे पास 3 मैट्रिक्सेस आ गए। अगर कैनोनिकल फॉर्म में मैट्रिक्स कन्वर्ट हो चुका हो, ठीक है, और ये आपने ऑपरेशन सही लगाए हो, ठीक है, यहाँ पर कोई गलती ना हो, तो आप देखेंगे कि P, A और Q, इन तीनों मैट्रिसेस को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, P, A एंड Q को मल्टीप्लाई किया जाए, तो हमारे पास लाजमी तौर पर मैट्रिक्स D आना चाहिए। ठीक है, P, A, Q D के बराबर है, ये वेरिफिकेशन के लिए को यूज कर सकते हैं। कोई सवाल? मैम एक क्वेश्चन था कि जिस तरह से हम रो ऑपरेशन के लिए जो कंडीशंस थी तो किसी भी दो को चेंज किया जा सकता है, तो हाँ, इसी तरह कॉलम ऑपरेशन के लिए भी बिल्कुल सेम कंडीशंस है। ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਕੁੱਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ क्या क्या अभी अब बिल्कुल कर कुछ भी सकते हैं नहीं। कॉलम ऑपरेशन को, कॉलम ऑपरेशन की भी बिल्कुल सेम कंडीशंस हैं। कोई से तो कॉलम्स को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को नॉन जीरो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और तीसरी क्या लास्ट कंडीशन होती है कि दो कॉलम्स को आप आपस में जमा माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम कंडीशन। जी ठीक हो गया, चले ठीक है, थैंक यू। तो ये कैनोनिकल फॉर्म की एक और एप्लीकेशन देख लेते हैं। इसमें चूंकि ऑर्डर जो है वो चेंज है और स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए हम इसको एक दफा देख लेते हैं। एक मैट्रिक्स है A, इसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। तो जितनी रोज की तादाद है रो ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का होना चाहिए। जितनी हमारे पास रोज की तादाद है 3 है, तो रो ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का होना चाहिए। जितनी कॉलम्स की तादाद है 4 कॉलम है, तो कॉलम ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4 ऑर्डर का लिया जाएगा। ठीक है, ये 3 ऑर्डर और ये 4 ऑर्डर। सही, अब काम वही है कि ए को आपने कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हमने कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देख लेते हैं। पहले नंबर पर 1 मौजूद है, इसके नीचे 2 0 बना देते हैं। हम ऑपरेशन क्या करेंगे कि R2 - 3R1 एंड R3 + 2R1। ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली हो तो इतना काम आप कर सकेंगे। ये हमने कर लिया। अगर इसकी रो के ऊपर ऑपरेशन लगाया है तो यहाँ पर भी उस मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन लगेगा जो हमने आइडेंटिटी के लिए लिया है। 2 ऑपरेशन बैक वक्त लगा लिए, इससे हमारे पास ये रिजल्ट आया। कॉलम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब आपकी यहाँ पर अगेन चॉइस है, यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इधर अब आपके पास 1 होना चाहिए, 1 किसी भी तरह से आप बना सकते हैं। इस वक्त क्या किया मैंने कि C2 में से -2 C1 कर लिया, कॉलम ऑपरेशन में लगा रही हूँ। C2 में से -2 C1 किया। ठीक है, इसी तरह से C4 और C1 को ऐड कर दिया, ये 1 है, ये -1 है। मैक्सिमम कोशिश ये है हमारी कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 0 बन जाए। ठीक है, काम यही करना है ना, क्योंकि एक आइडेंटिटी आनी चाहिए, वो किसी भी ऑर्डर की होगी। इस वक्त सेकेंड ऑर्डर की भी आ सकती है, थर्ड की भी आ सकती है। ठीक है, क्योंकि थर्ड से ज्यादा ये आइडेंटिटी नहीं आ सकती, या तो 1 ऑर्डर की होगी, या फिर 2 ऑर्डर की होगी, या फिर 3 ऑर्डर की होगी। ठीक है, तो
तो हमारा मैक्सिमम जो कोशिश है वो ये है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 0 बने, ठीक है, इस मैट्रिक्स के अंदर। सही। तो अब यहाँ से देखें, ये 1 है, ये -1 है, इसका मतलब है कि इन दो कॉलम्स को जमा करने से हमारे पास ये टर्म 0 हो सकती है, ठीक है। तो C4 में C1 को ऐड कर दिया, ठीक। ये करने से और ये ऑपरेशन लगाने से हमारे पास ये चेंज आई है, और यहाँ पर कॉलम वाले में चेंज आई है, क्योंकि रो वाला अब सेम रहेगा, हमने कॉलम ऑपरेशन किया है, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ पर अगेन देखें, ये 1 आ गया, जहां पर आपके पास 1 आ जाता है उससे हम 0 बना सकते हैं। ये 1 आ गया हुआ है, इस 1 को अब हम यूज करेंगे किस क्या करने के लिए, इस वाली टर्म को हम 0 कर सकते हैं। ये 5 है, बल्कि यहाँ से -2 को भी आप 0 कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, एक दफा यहाँ पर मैंने ऑपरेशन कर दिया कि C2 + 2C3, इस 1 से ये वाला 2 भी 0 हो सकता है और ये वाला 5 भी 0 हो सकता है। आप चाहें तो यहाँ पर इकट्ठा ऑपरेशन कर दें, दोनों स्टेप इकट्ठे किए जा सकते हैं। एक दफा मैंने कर दिया कि C2 + 2C3, उससे ये टर्म 0 हो जाएगी। एक दफा ऑपरेशन करें C4 - 5C3, इससे ये वाला 5 जो है ये भी 0 हो जाएगा। जो ऑपरेशन आपने यहाँ लगाया वही ऑपरेशन यहाँ पर भी लगेगा, ठीक है। इसी तरह से ये भी कॉलम ऑपरेशन है, इसी वाले कॉलम वाले मैट्रिक्स के अंदर चेंजिंग आएगी, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर हमारे पास काफी सारे जीरोस बन चुके हैं, यहाँ पर एक 1 आ रहा है। अब आइडेंटिटी के लिए जरूरी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आने के लिए जरूरी है कि ये 1 यहाँ पर ना हो, बल्कि ये 1 यहाँ पर मौजूद हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि R2 3 दोनों रोज को सेकंड और थर्ड को इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज किया, अगर हमने यहाँ पर इंटरचेंज किया तो फिर इस वाले रो वाले मैट्रिक्स के अंदर भी चेंजिंग आएगी, इसमें भी हमने सेकंड को थर्ड और थर्ड को सेकंड रो में इंटरचेंज करना होगा, ठीक है। ये कॉलम वाला इस वक्त सेम रहेगा। अब ये 1 आ गया हुआ है, इसके ऊपर हम 0 बना सकते हैं, ठीक है। ये 2 हमें नजर आ रहा है, इस 2 को हम इस 1 के साथ 0 बना सकते हैं। रो ऑपरेशन करेंगे कि सेकेंड रो में से R2 में से माइनस कर देंगे 2R3, R2 में से माइनस किया 2R3, तो ये वाला मैट्रिक्स आ गया। और यही वाला ऑपरेशन रो वाले मैट्रिक्स के ऊपर भी लगेगा, कॉलम वाला इस वक्त सेम रहेगा। सारा काम हो गया, यहाँ पर अब 1 आना चाहिए, 11 की जगह 1 आना चाहिए, और ये वाला 7 भी 0 होना चाहिए, ठीक है। या आइडेंटिटी के अलावा जितनी सारी बाकी जितनी भी टर्म्स हैं उनको 0 होना चाहिए। इसको 1 करने के लिए हमने 1/11 C2 कर दिया, रो के साथ भी कर सकते हैं, कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। आप R2 जो सेकंड रो थी उसको आप डिवाइड कर दे 11 के साथ, तब भी ये 1 बन जाएगा, या C2 को आप 11 के साथ डिवाइड कर दे तो भी ये 1 बन जाएगा, ठीक है। 1/11 C2, मैंने C2 को डिवाइड कर दिया 11 के साथ, यहाँ से मेरे पास ये आइडेंटिटी आ गई है थर्ड ऑर्डर की, लेकिन कैनोनिकल फॉर्म अभी नहीं है, यहाँ से सिर्फ -7 है, इस टर्म को भी 0 के बराबर होना चाहिए। तो इस टर्म को 0 कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक 1 पड़ा हुआ है, ठीक है। इस 1 के साथ इस -7 को हम 0 कर सकते हैं। कॉलम ऑपरेशन लगा लेते हैं। कॉलम ऑपरेशन कौन सा लगेगा, C4 + 7 C2। आपने ये देखना है कि ये इस वक्त जो -7 है, इसके साथ कोई 1 ऐसा है जो रो में हो। अगर रो में 1 होता, ठीक है, इसके यहाँ पर अगर 1 आ जाता तो हम रो ऑपरेशन लगा लेते, लेकिन इस वक्त यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, लेकिन ये 1 है। अब इस 1 के साथ इस कॉलम को हम ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है, रो को नहीं कर सकते इस वक्त। C4 + 7 C2, इससे करने से ये हमारे पास आइडेंटिटी आ गई, ठीक है। ये आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी के अलावा जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी 0 है, ठीक। सारे ऑपरेशन जो हमने इस मैट्रिक्स को कैनोनिकल में कन्वर्ट करने के लिए किए थे, वो सारे ऑपरेशन हमने रो पर भी किए हैं और कॉलम के लिए भी। अगर रो ऑपरेशन किया है तो इस वाले मैट्रिक्स के अंदर चेंज आ रहा है, कॉलम किया है तो इसके अंदर चेंज आ रहा है। ये जब कैनोनिकल में चेंज हो गया तो इसको हम नाम दे सकते हैं D, ठीक है। ये जब रिड्यूस या ऑपरेशन लगे रो ऑपरेशन तो ये बन गया P मैट्रिक्स, और ये वाला मैट्रिक्स बन गया Q मैट्रिक्स। U में वेरीफाइड एट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन
आपको ये पता होना चाहिए कि कंडीशन क्या होती है कि P A Q D के इक्वल आता है अगर कोई भी गलती आपने नहीं की है। ठीक है, इस सवाल में इन जितने भी ये सवाल हैं, रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, गलती का बहुत ज्यादा चांस होता है, आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, तो P A Q किसके इक्वल होगा? D के इक्वल। यहाँ पर मैडम जी ये डी के इक्वल आएगा तो ये I3 आएगा या ये 0 0 वाला भी कॉलम आना चाहिए? ये देखें ना, इस वक्त हमारे पास 3 तरह की पॉसिबल आइडेंटिटीज आ सकती हैं। ठीक है, एक आ सकती है कि यहाँ पर 1 हो सिर्फ, बाकी सारे 0 हो जाए, क्योंकि ये मैक्सिमम थर्ड ऑर्डर आइडेंटिटी आ सकती है ना, कि क्योंकि 3 रोज हैं, 3 रोज और 3 कॉलम के साथ मैक्सिमम थर्ड रो की आइडेंटिटी आपके पास आ सकती है। 3 पॉसिबल आइडेंटिटीज आ सकती हैं। एक आएगा कि फर्स्ट ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ पर 1 और बाकी सारी वैल्यू 0। ठीक है, अब अगर सेकेंड ऑर्डर की हमारे पास आती तो क्या होता कि इतनी आइडेंटिटी आती 1 0 0 1, बाकी सारी वैल्यूज को क्या होना चाहिए? 0 के बराबर। लेकिन इस वक्त क्या है, हमारे पास थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी आ गई है। थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी आ गई तो बाकी सारी वैल्यूज को 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो बस आपने ये देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी बन रही है। वो आप जब सवाल करते जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकंड है कि थर्ड है, क्योंकि इस वक्त अब हम इसको सेकंड ऑर्डर आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये 1 1 1, ये वाला 1 कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ना यहाँ पर 1 है, ठीक है, ना तो 1 के ऊपर कोई 1 है कि ये 0 हो सके, ना ही यहाँ पर लेफ्ट और राइट पर 1 के कहीं और 1 है कि ये 0 हो सके। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम इस वक्त थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी ही ऑब्टेन कर सकते हैं। मैम जी मैम ये जो हम अब निकालेंगे PAQ हम्म, प्रोडक्ट इनका मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे तो उसका आंसर I3 के इक्वल आना चाहिए। डी के इक्वल आना चाहिए, ये मैट्रिक्स डी के इक्वल। ओके मैम, ठीक है, क्योंकि मतलब डी उसमें जो ये डी में 0 0 0 0 वाली जी बिल्कुल यही आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो ये देखें ना, ये 3 ऑर्डर है, इसमें 3 रोज है और इसमें कितनी है? 4। ठीक है, तो आपकी जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट आएगा ये आएगा 3 क्रॉस 4, तो 3 क्रॉस 4 का ये मैट्रिक्स डी है, डी के इक्वल आएगा। ठीक है, आइडेंटिटी नहीं है बल्कि डी है। और कोई बात ओके मैम। कैनोनिकल की पूछनी हो? यहाँ पर जी आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है और सेकंड जो है वो हम देखते हैं, आज शुरू करते हैं और बाकी हम इंशाल्लाह कल करेंगे। कैनोनिकल यहाँ पर मैम कंप्लीट है। प्रीवियस टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? प्रीवियस टॉपिक से पूछना है तो मुझे बता देती पहले, ताकि मैं खोल के बैठती हूँ। कल पूछ नहीं लेना। मैम, बस एक पॉइंट पूछना जी था। पूछे पूछे, ज़बानी पूछने वाला है मैम जो एचेलॉन फॉर्म हम बनाते हैं, हाँ मैम जी जो जी, एचेलॉन फॉर्म हम बनाते हैं उसमें जरूरी है कि जो लास्ट रो हो वो उसकी सारी एंट्री 0, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मतलब उसका वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आ सकती है ना? आइडेंटिटी भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। लास्ट रो का ओके ठीक है। पूरा 0 होना जरूरी नहीं है। कंडीशन बस ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स के अंदर 0 रो आती है तो उसको सबसे लास्ट के अंदर होना चाहिए, और जो जीरोज हैं वो ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं। जैसे कि अगर फर्स्ट रो में कोई 0 नहीं है तो सेकंड में अगर 1 आ गया है तो थर्ड के लिए जरूरी है, थर्ड रो के लिए जरूरी है कि उसमें लीडिंग एंट्री से पहले कम से कम एक 0 हो, और ज्यादा भी हो सकते हैं। कम से कम की कंडीशन है एटलीस्ट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 कितने भी आ सकते हैं। और कोई बात? ओके थैंक यू मैम। ओके जी, नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स का चैप्टर है, नजर आ रहा है? नहीं यस मैम। आ रहा है, आ रहा है। मैम बस करें, आज के लिए इतना काफी है। क्यों जी, आज के लिए इतना नहीं काफी है? कल भी अभी छुट्टी हो गई है, 2 घंटे की क्लास होती है हर थर्सडे को, एक्चुअली लाइट गई होती है तो थर्सडे की मैम क्लास मंडे को कर लेंगे। हमें चेंज करना। ट्यूसडे को मैम, ट्यूसडे को। चलो ट्यूसडे को कर लें, तो उस क्लास का टाइम चेंज करना मैं पड़ेगा, उसमें हमेशा लाइट गई होती है। डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करने आते हैं। सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का मेथड आपको जरूर आता होगा।
डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स हमने पढ़ना है, माइनर एंड कोफैक्टर्स क्या होते हैं ये हम देखेंगे। इसके अलावा क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ये भी हमें आती हैं। अगर हमने फर्स्ट ईयर का 3rd चैप्टर पढ़ा हुआ ही है तो हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। नो इवेल्युएटिंग मैम नहीं पढ़ा हुआ। डिटर्मिनेंट्स बाय रो डिडक्शन, तुम लोग को कुछ भी नहीं पढ़ के आए हुए। एडजॉइंट, इनवर्स एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। मैम आप बातें बहुत पुरानी कर रही हैं। डिटर्मिनेंट, बस मैम डिटर्मिनेंट चीज क्या ट्रिग्नोमेट्री है, करिए। पहली बात के डिटर्मिनेंट हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का लिया जा सकता है। अगर ऑर्डर हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद अगर इक्वल ना हो तो इसका मतलब है कि उस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट नहीं ले सकते, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को इक्वल होना चाहिए डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए। डिटर्मिनेंट क्या चीज है, डिटर्मिनेंट इज अ फंक्शन दैट असाइंस अ नंबर टू अ गिवन n क्रॉस n मैट्रिक्स A। अगर हमारे पास किसी भी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स मौजूद है तो डिटर्मिनेंट क्या करता है, पूरे मैट्रिक्स को एक वैल्यू असाइन करता है। यही पढ़े ना, अ डिटर्मिनेंट इज अ फंक्शन दैट असाइंस अ नंबर, एक मैट्रिक्स को जस्ट एक नंबर असाइन करता है, ठीक है। द डिटर्मिनेंट ऑफ इज डिनोटेड बाय DAT, डिटर्मिनेंट के लिए हमने लिख लिया और ए के ऊपर हमने 2 बार्स लगा दी, डिटर्मिनेंट को शो कर रहा है। और बाय द रेक्टेंगुलर अरे ऑफ द एंट्रीज इन ए, चलो जी ये तो हो गया। ये ए हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स के ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इनको हम सीधी 2 लाइंस में लिख देंगे, ठीक। सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे किया जाता है ये बात भी आप जानते हैं। कैसे किया जाता है कि A11 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जाती है, A11 को A22 के साथ, ठीक है। फिर दरमियान में हम क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे और A21 को A12 के साथ, इस तरह से एक नंबर हमारे पास आ जाएगा, दैट इज मैम द डिटर्मिनेंट क्रॉस मैम मल्टीप्लिकेशन। रिपीट कीजिएगा जरा। क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट नहीं फाइंड करना आता, A11 को आता है मैम। के साथ, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, A11 को A22 के साथ, दरमियान में आएगा नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन क्यों आता है ये भी अभी हम पढ़ लेंगे। A12 को A21 के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे पास सिंगल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज क्या कहलाएगी, सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मेथड क्या है। Similarly, the value of the determinant of the matrix of order 3 is given by 3 order का अगर आपने determinant find करना हो, सही है, 3 order का determinant, तो फिर क्या काम किया जाता है ये देखते हैं। फर्स्ट रो, थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के साथ फाइंड कर सकते हैं, एक्सपेंशन करनी होती है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के साथ डिटर्मिनेंट को फाइंड किया जा सकता है। आमतौर पर जो यूज किया जाता है वो हम करते हैं कि फर्स्ट रो के साथ, क्योंकि रो ऑपरेशन हमें ज्यादा आसान लगता है, हम फर्स्ट रो के साथ जो है इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। अब एक्सपेंशन का मेथड क्या होता है ये बात आप जानते होंगे, रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ से हमने लिखा पहला एलिमेंट, फर्स्ट रो से साथ एक्सपेंड करने लगे, यहाँ से लिखा हमने फर्स्ट एलिमेंट A11। अब हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि ये एलिमेंट कौन सी रो और कौन सी कॉलम के ऊपर है, तो ये वाला एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पर है, ये चीज हम कैंसिल कर देंगे। और बाकी जो हमारे पास वैल्यूज बची हैं वो कौन कौन सी हैं, A22, ठीक है, A23, A32 एंड A33, इन चारों के साथ हमने एक क्या कर देना है, इन चारों के साथ हमने एक डिटर्मिनेंट बना देना है, A22, A23, A32 एंड A3, ठीक है। पहली बात कि यहाँ पर पहली वैल्यू के लिए हम पॉजिटिव साइन यूज करते हैं, ऑल्टरनेट साइन होते हैं, दूसरे के लिए नेगेटिव, तीसरे के लिए पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट रो से चूंकि एक्सपेंड कर रहे हैं इसलिए अब हम क्या करेंगे कि इसका सेकंड एलिमेंट लिखेंगे A12 और साथ में माइनस का साइन लगाएंगे। A12 लिखा, माइनस का साइन लगाया। अब आपने देखना है कि A12 कौन सी रो और कौन से कॉलम के ऊपर है, तो ये फर्स्ट रो पर है और सेकंड कॉलम के ऊपर है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम से हमारे पास
क्या आएगा, इसको हम कैंसिल करते हैं, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को कैंसिल करते हैं। फर्स्ट रो कैंसिल हम कर चुके हैं, सेकंड कॉलम को कैंसिल किया, बाकी जो वैल्यूज बची A21, A23, A31 एंड A33, इनके साथ हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट आ जाता है प्लस A13। अब हमने इधर के लास्ट वैल्यू लिखनी है प्लस A13। अब ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बाकी जो वैल्यूज हैं वो A21, A22, A31 और A32 है। ये सारे 2 by 2 डिटर्मिनेंट, इनको सॉल्व करने का मेथड हमें आता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। A22 को A33 के साथ माइनस करेंगे, A23 एंड A32, ठीक है। इसी तरह से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। इसी तरह से हमारे पास एक लास्ट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, दरमियान में क्या आएंगे, नेगेटिव साइन हमारे पास आते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यस मैम, ओके हो गया। ओके हो गया। बच्चों को ना पढ़ाया करो साथ में, ठीक है। नेक्स्ट है माइनर एंड को फैक्टर है हमारे पास। माइनर एंड को फैक्टर, माइनर और को फैक्टर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के होते हैं, ठीक है। माइनर मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट का, मैट्रिक्स में जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं उन सब के लिए, हर एलिमेंट के लिए हम माइनर भी कैलकुलेट कर सकते हैं और हम को फैक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के लिए माइनर और को फैक्टर कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। माइनर क्या चीज है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट का आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, इसके अंदर ए के ऊपर कंडीशन है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन द माइनर ऑफ एंट्री ए आई जे, मैट्रिक्स की कोई भी एंट्री है ए आई जे, उसके लिए हम माइनर लिख सकते हैं एम आई जे। एम शो कर रहा है किसको, माइनर को, ठीक है। जो यहाँ पर ए आई जे क्या बता रहा है कि ये एलिमेंट आई रो और जे कॉलम का है, ठीक है। तो माइनर भी उसी एलिमेंट के हिसाब से आएगा। अगर ये ए आई जे है तो माइनर भी एम आई जे होगा। And it is defined the determinant of the submatrix of A obtained by deleting the ith row and the jth column of A। हमने क्या करना है, जैसे कि अगर मैं आपसे कहती हूँ कि यहाँ से मुझे 1, जो ये इधर 1 है इस एग्जांपल के अंदर, ठीक है, इसका मैंने माइनर कैलकुलेट करना है, ठीक है। इस 1 का मैं माइनर कैलकुलेट करना चाहती हूँ। तो ये 1 कहाँ पर है, ये 1 है फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम के ऊपर, ऐसे ही है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम के ऊपर ये वाला 1 मौजूद है। मुझे क्या करना होगा, इस फर्स्ट रो को और इस सेकेंड कॉलम को कैंसिल कर देना होगा, ठीक है। तो बाकी जो मेरे पास एंट्रीज बची 2, 6, 1 और 8, इसका मैं डिटर्मिनेंट लिख लूंगी। 2, 6, 1 और 8 के साथ डिटर्मिनेंट लिखूंगी, उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, माइनर आएगा M12, क्योंकि ये जो मैंने एलिमेंट लिया यस मैम। ये 1, 2 था, ठीक है ना, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का था, तो माइनर भी मेरे पास M12 ही आएगा। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि इस 8 का माइनर कैलकुलेट करें तो आपने देखना है कि ये 8 की पोजीशन क्या है, कौन सी रो में है, थर्ड रो में, और कौन से कॉलम में है, थर्ड कॉलम में। तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम को कैंसिल करने से जो बाकी हमारे पास 4 वैल्यूज बचती हैं उनका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। वो डिटर्मिनेंट जो हमारे पास आएगा वो माइनर होगा, कौन सा, M33, क्योंकि ये जो 8 है ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम पे है, तो माइनर भी थर्ड रो और थर्ड कॉलम का ही आएगा। और अगर यस आपने मैम। को फैक्टर फाइंड करना है, ठीक है, तो को फैक्टर माइनर से ही लिया जाता है। एक तो इसके अंदर माइनर है और साथ में क्या है, एक चीज का इजाफा है कि -1 की पावर, क्योंकि अभी मैंने आपसे बताया कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो ऑल्टरनेट साइन आते हैं, प्लस माइनस, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या जरूरी है कि -1 की पावर i प्लस जे हो। जो यहाँ पर आप नंबर लिख रहे हैं c के साथ i j, इसी तरह से यहाँ पर भी i प्लस जे, सिर्फ आपने इन दोनों वैल्यूज को साथ में ऐड कर देना है। हमेशा यहाँ पर -1 आना है, -1 की पावर i प्लस जे, और i प्लस जे यहीं से आएंगे। अगर आपने ये M12 कैलकुलेट करना था, ठीक है, तो 1 + 2 आ जाएगा, -1 की पावर 1 + 2 M12।
तो कोफैक्टर में माइनर के साथ एक चीज का इजाफा है -1 की पावर i+।